हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखने वाले मैथ्स 4 की यूनिट 4 को। इस वीडियो में हम यूनिट 4 को कंप्लीट देखेंगे। हम इसमें क्या देखने वाले हैं, हम इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट जो भी हमारे टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी हमारे पीवाईक्यूज में क्वेश्चन पूछे गए, हम उस क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी क्या हो जाएगी, ये यूनिट काफी अच्छे से हो जाएगी और आपकी सारी पीवाईक्यूज क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे और आपको एक बार सारे कॉन्सेप्ट भी आपको रिवाइज हो जाएगा। तो इसमें आपकी मैथ्स 4 में बैक है, तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को करें तो आपकी इजीली बैक क्लियर हो जाएगी। इस यूनिट से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने सारे इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, तो आप बिल्कुल बैक की टेंशन ना लें, एकदम फ्री होकर एकदम अच्छे से इस वीडियो को अच्छे से देखें। तो स्टार्ट करने से पहले हम बेसिकली मीनिंग समझते हैं। इसमें हम प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी होती क्या है, थोड़ा हमें पता होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या होती है, चांस ऑफ हैपनिंग एन इवेंट, किसी भी इवेंट के होने के चांसेस, उसको बोलते हैं हम प्रोबेबिलिटी, यानी किसी चीज के होने की संभावना। जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं कि कल बारिश होने के कितने चांसेस हैं, यानी बारिश हमारे होने के कितने चांसेस है, 50%। तो 50% क्या प्रोबेबिलिटी, किसके होने की, बारिश के होने की। तो वो क्या एक तरीके से हम संभावना, यानी हम सोच रहे हैं कि इसके होने की हो भी सकती है, नहीं भी, मे और मे नॉट कंडीशन आ जाती है इसमें, तो वो होती है हमारी प्रोबेबिलिटी। अब हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वल टू 1/4, ये जो हमारा होता है पी, इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। पी जो है वो प्रोबेबिलिटी बताता है, ए जो है कि पी के, जैसे यहाँ मैंने बारिश के एग्जाम्पल लिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आप मान लीजिए कि बारिश के होने की प्रोबेबिलिटी 1/4, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इफ P of A equal to 1/4, P of B equal to 1/2, P of A union B equal to 5/8, हमें तीन डेटा गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। और आपसे क्या पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B आपसे पूछा है, जो कि हमारे एकेटिव 22 में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हमें एक फॉर्मूला पता है, एडिशन हमारी इसमें थ्योरम होती है, उसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 1/4 प्लस 1/2 माइनस 5/8। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, 1/8। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमारे इक्वेटिव 22 में 10 नंबर में पूछा गया था। तो क्वेश्चन था कि रैंडम वेरिएबल एक्स, एक रैंडम वेरिएबल है एक्स है, हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यूज आर, उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यूज हमें गिवन है। तो ये हमें एक्स है, एक्स 0 1 2 3 4 5 6 7, एक्स 0 से कहाँ लाए करा 7 तक, और 0 के होने की प्रोबेबिलिटी 0 है, 1 के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। इस तरीके से हर इवेंट के होने की हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है। हमें फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा, के की वैल्यू आपको बतानी है। सेकंड पार्ट में क्या पूछा कि प्रोबेबिलिटी बतानी है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं, के की वैल्यू हम किस तरीके से निकालेंगे। जब भी हमें कुछ भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि आपको के की वैल्यू, पी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू इस तरीके से पूछे और आपको प्रोबेबिलिटी गिवन हो, तो हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, हमें पता होना चाहिए कि जो भी हमारी प्रोबेबिलिटी, कितनी भी एन नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी हमें होता है, अगर हम उनका सम करें तो हमारे इक्वल टू 1 होता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1, हमेशा की प्रोबेबिलिटी, जितनी भी हमारी प्रोबेबिलिटी होगी उनका अगर हम सम करेंगे तो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है 0 प्लस के प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस 7, इन सब का सम करके किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, 7k स्क्वायर 2k स्क्वायर प्लस 1, 7 8 9 10, तो 10k स्क्वायर प्लस k 2k प्लस k प्लस 2k प्लस 3k और प्लस k क्या होगा 9k माइनस 1, ठीक है, प्लस 1 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। अब हमारे यहाँ से क्या बनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इसको फैक्टर करेंगे तो 10 कैसे फैक्टर करना है, माइनस करने पे 9 है, तो क्या होगा 10 - 1, तो 10 - 1 यानी 10 के -1 इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, 10 के कॉमन आ गया, तो क्या बचा k प्लस 1। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, -1, तो क्या बचा k प्लस 1, k प्लस 1 पूरी में से कॉमन आ गया, फिर क्या बचा 10 के -1। तो अब हम इनको इक्वल रखेंगे, k की वैल्यू फाइंड करेंगे। हम k प्लस 1 को इक्वल रखेंगे तो k की वैल्यू क्या आएगी, -1। कभी भी जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है वो नेगेटिव नहीं होती, तो हम k की वैल्यू -1 नहीं ले सकते। और 10 के -1 को हम 0 के इक्वल रखेंगे तो k की वैल्यू क्या आएगी, 1/10। तो 1/10 का एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो हम k की वैल्यू को क्या मानेंगे, k की वैल्यू हमारी क्या है, 1/10, ठीक है। अब सेकंड में क्या पूछा था कि प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, यानी जो x की वैल्यू है वो 6 भी हो सकती है और 6 से ज्यादा भी हो सकती है। तो 6 से ज्यादा यहाँ कितनी होगी, 7, 6 और 7,
के होने की प्रोबेबिलिटी पूछिए, या इस तरीके से निकाल सकते हैं या आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, यानी प्रोबेबिलिटी होने की प्लस ना होने की इक्वल टू 1 होती है। तो हम ना होने की निकालने, उसने पूछा ग्रेटर देन इक्वल टू 6, हम लेस देन 6 निकालने, हमने लेस देन 6 निकालेंगे और उसमें से किसको माइनस कर दे, 1 को 1 में से माइनस कर देंगे तो हमारे एक्चुअल आंसर आ जाएगा। दोनों से आंसर सेम ही आएगा। मैंने आपको दोनों तरीके से इसमें सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। तो उसने क्या पूछा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो पहला मैंने क्या किया कि एक्स लेस देन 6 निकाल लिया। लेस देन 6 यानी एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू 4 एंड एक्स इक्वल टू 5। तो एक्स इक्वल टू 0 जब हम यहाँ देखेंगे तो एक्स इक्वल टू 0 पर हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। एक्स इक्वल टू 1 पे क्या है, के। इसमें से देख देख के मैंने इसमें रख दिया कि एक्स इक्वल टू 1 पे क्या है, के। एक्स इक्वल टू 2 पे क्या है, 2 के। एक्स इक्वल टू 3 पे क्या है, 2 के। एक्स इक्वल टू 4 पे क्या है, 3 के। एक्स इक्वल टू 5 पे क्या है, के स्क्वायर। जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो क्या बना, 8 के स्क्वायर, 8 के प्लस के स्क्वायर। हाँ हमें पता है यार के की वैल्यू क्या है हमारी 1/10, तो 1/10 रख दी। तब मैंने इसको सॉल्व किया, क्या आया 19/100 विच इज 0.19। ठीक है, एक तो ये है। और एक ये है, इसने पूछा है कि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होनी चाहिए, यानी पी एक्स इक्वल टू 6 भी हो सकता है प्लस पी एक्स इक्वल टू 7 भी हो सकता है। तो 6 की वैल्यू क्या है, 2 के स्क्वायर प्लस 7 की क्या है, 7 के स्क्वायर प्लस 7। इसमें मैंने के की वैल्यू रख दी, इसको सॉल्व किया तो मेरा भी क्या आया इसमें 19/100 विच इज 0.19। तो दोनों से आंसर सेम है। आपको जिस तरीके से अच्छा लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। आपको एग्जाम टाइम में जिस भी तरीके से याद है आप उससे सॉल्यूशन इसका कर सकते हैं। दोनों से राइट आंसर आएगा। अब बढ़ते अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे AKTU 22-23 में 10 नंबर में पूछा गया था। अ बैग कंटेन 10 व्हाइट एंड 15 ब्लैक बॉल। एक बैग है जिसके अंदर 10 तो व्हाइट बॉल है और 15 क्या ब्लैक बॉल है। तो टोटल बॉल कितनी हुई, 10 तो व्हाइट है, 15 हमारी क्या ब्लैक। तो कितनी टोटल है, 25 हमारी। यहाँ से पता चल गया कि हमारी जो टोटल बॉल है बैग के अंदर वो कितनी है, 25। 2 balls are drawn in successive without replacement, यानी 2 बॉल निकालनी हमें। तो जो हमने पहली निकाली विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी जो हमने बाहर निकाल ली वो बाहर ही निकल गई, उसे हमने दोबारा बैग में नहीं रखा। इस तरीके से हमने मतलब रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट किया। जो हमने निकाल ली वो निकाल ली, तो टोटल बॉल में से वो कम हो जाएगी जब हमने निकाल ली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट व्हाइट एंड सेकंड ब्लैक। हमें जो फर्स्ट बॉल निकाले वो हमारी व्हाइट होनी चाहिए और जो हमारी सेकंड बॉल है वो हमारी क्या होनी चाहिए, ब्लैक होनी चाहिए। तो ये मतलब बहुत इजी क्वेश्चन था। अब इसको हम समझते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे ये बैग है। आप एज्यूम करिए कि हमारा बैग है जिसमें हमारे 10 व्हाइट बॉल है, 15 हमारे क्या ब्लैक बॉल। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि टोटल बॉल्स कितनी है हमारी 25। आपको पता है प्रोबेबिलिटी, हम किसी की भी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम्स यानी व्हाइट बॉल कितनी है हमारी 10 और टोटल कितनी है 25। तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक निकालेंगे तो ब्लैक कितने 15 और टोटल कितने 25। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट निकल गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक निकल गया। लेकिन हमारा जो ए रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हाइट बॉल को, और बी जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लैक बॉल को। अब आप इस क्वेश्चन में देखो तो उन्होंने क्या क्या गिवन है कि फर्स्ट बॉल व्हाइट होनी चाहिए, सेकंड क्या होनी चाहिए हमारी ब्लैक होनी चाहिए। जो आपको एंड बीच में दिया, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। यहाँ आप एक बार इसको ढंग से देख लें, जो एंड दिया ना, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन और का मतलब होता है यूनियन। तो यहाँ इन्होंने एंड दिया, यानी हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। यहाँ से हमें ये पता चल गया। लेकिन उन्होंने क्या किया, पहली बॉल क्या होनी चाहिए, व्हाइट होनी चाहिए, सेकंड होनी चाहिए ब्लैक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या बता रही कि जो हमने पहली बॉल निकाली वो क्या है, व्हाइट। तो व्हाइट के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 10/25 इंटू, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए क्या रिप्रेजेंट करता है, ए क्या है व्हाइट बॉल, यानी ब्लैक बॉल हमने जब निकाली जब हमारी व्हाइट बॉल निकल चुकी है। एक बैग है उसमें से हमने व्हाइट बॉल निकाली, उसके बाद हमने ब्लैक बॉल निकाली, तो उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए से। तो ब्लैक के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 15 अपॉन टोटल में से कम होगी क्योंकि हमने एक बॉल निकाली तो टोटल कितने बचे 24। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या गया, इंटरसेक्शन भी क्या गया 1/4। आई होप ये क्वेश्चन मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं था, बस थोड़ा आपको समझना है कि क्वेश्चन क्या बोला है, एंड है और है, इससे आपको थोड़ा बहुत पता चल जाएगा क्या इंटरसेक्शन निकालना है, यूनियन निकालना है या किस तरीके से आपको निकालना है। बस आपको इसमें ये देखना है कि इसमें उन्होंने बोला विदाउट रिप्लेसमेंट यानी टोटल बॉल में से हमारी एक बॉल अगर हम निकालेंगे तो 25 बॉल है, हमने एक बॉल निकाली तो कितनी रिमेनिंग रहेगी 24। इस तरीके से अगर ये विद रिप्लेसमेंट बोलता, जब हम विद रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन आता है तो उसमें हम टोटल बॉल हमारी मतलब जो भी हम बॉल निकालते हैं फिर हम उसमें रख देते हैं तो टोटल बॉल कम नहीं होते। लेकिन जब विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन आता है तो टोटल बॉल हमेशा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, आप एक बार इसको खुद से प्रैक्टिस करके देखें, एक बार खुद से करेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा AKTU 21-22 में
10 नंबर में पूछा गया था। क्या था? इफ द फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू सी ई की पावर माइनस एक्स। हमें एक फंक्शन गिवन है, क्या है? सी ई की पावर माइनस एक्स, और उस फंक्शन की रेंज गिवन है। जो हमारा ये x है वो कहाँ से लाई कर रहा है? 0 से इन्फिनिटी हमारा लाई कर रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ c, आपको c की वैल्यू बतानी है विच चेंज fx टू अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब यहाँ एक चीज आ गई कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, यानी ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से क्वेश्चन आया है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से क्वेश्चन आया, आपको क्या पता होना चाहिए? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ मैंने पहले लिख दिया, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1। तो हमारे क्या था? फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का। अब हमारी रेंज क्या है? 0 से इन्फिनिटी, लेकिन यहाँ क्या है? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो 0 से इन्फिनिटी गिवन है। अब हमें इतने पार्ट की तो वैल्यू हमें पता है, सी की पावर माइनस एक्स, उसके पहले की तो हमें नहीं पता। तो हम इसको क्या कर लेंगे? इस लिमिट को ब्रेक कर लेंगे। माइनस इन्फिनिटी से 0 और 0 से इन्फिनिटी ये सेम ही है, क्योंकि यहाँ वैल्यू, यहाँ जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट इसकी क्या सेम है। तो हम अगर इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो वो यही आएगा, जो हमारा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो हमने क्या करा? इसको ब्रेक कर लिया। माइनस इन्फिनिटी से 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1। अब हमें 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू तो पता है, क्या है? सी ई की पावर माइनस एक्स। तो यहाँ क्या रख देंगे? हम इसकी वैल्यू रख देंगे सी ई की पावर माइनस एक्स। अब डी एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इसका डिफरेंशिएशन। तो ई की पावर माइनस एक्स का क्या होता है? ई की पावर माइनस एक्स। अब हमने इंटीग्रेशन, तो ई की पावर माइनस एक्स से क्या होता है? ई की पावर माइनस एक्स, लेकिन माइनस एक्स एक्स का होता है, मतलब ई की पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो ई की पावर एक्स होता है, लेकिन ये एक्स नहीं है, माइनस एक्स है। तो एक्स के एक्स में करेंगे 1 आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? -1 और इक्वल टू 1। तो जब हम इसमें करेंगे, तो जब हम इसमें वैल्यूज रखेंगे तो सी की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। अब हम इसमें किस तरीके से लिमिट रखेंगे? तो माइनस सी इक्वल टू ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट ई की पावर -0 माइनस ई की पावर 0। तो ई की पावर 0 की वैल्यू क्या? 1 होती है। ई की पावर माइनस इन्फिनिटी की क्या होती है? 0 होती है। तो माइनस और -1, तो यहाँ क्या हो गया? सी बचा, सी इक्वल टू 1। ये इस तरीके से हमने इसे सॉल्व किया। यहाँ मैंने आपको बता दिया, जब भी हम लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0 और ई की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो यहाँ से -1 मिला, अंदर से हमें सॉल्व करेंगे -1 इंटू माइनस सी विच इज सी। तो सी इक्वल टू हमारी वैल्यू क्या आ गई? 1। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा AQ 2012, 2015, 2018 में पूछा गया है। तो है क्या? ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के जो भी हमारा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है आपको उसको सॉल्व करना होता है, उसको प्रूफ बताना होता है। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हमने 3rd यूनिट में भी पढ़ा हुआ है कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, उसको ही हम यहाँ यूज करेंगे। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ऑरिजिन, हम जैसे जानते हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का क्या फॉर्मूला होता है? समेशन आर। वहाँ हमारा क्या होता है? एक्स होता है, लेकिन यहाँ क्या होता है? हमारा आर इक्वल टू 0 साइन ई की पावर टी एक्स इंटू पी एक्स, ठीक है। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में पी एक्स की वैल्यू क्या होती है? जो हम पहले पढ़ चुके हैं, एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू यहीं रख देंगे, ई की पावर टी आर, यहाँ आर आएगा, ई की पावर टी आर एन सी आर पी की पावर आर इंटू क्यू की पावर एन माइनस आर। अब हमें पता है Q प्लस पी की पावर एन, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। अगर इस तरीके से लिखा होता हम उसे इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या करा? NCR जो E की पावर, ये E की पावर TR है एंड P की पावर R है, तो मैंने क्या करा? E की पावर T इंटू पी की होल पावर R कर दिया। सेम ही बात है, तो मैंने इस तरीके से इसको लिख दिया इंटू क्यू की पावर एन माइनस आर। अब ये मैंने इस तरीके से क्यों लिखा? इस तरीके से मैंने इसलिए लिखा ताकि मेरा ये फॉर्मूला बन जाए और मैं मोमेंट जनरेटिव फंक्शन का फॉर्मूले को निकाल सकूं कि फॉर्मूला एक्चुअल फॉर्मूला है क्या। तो यहाँ से हम निकालेंगे, तो Q प्लस पी क्या है हमारा? ये है P ई की पावर टी की पावर एन। तो ये क्या आ गया? हमारा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आ गया। और हमारे इसमें एक और चीज़ होती है, अगर हम एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स करें, ट्रायल्स क्या होता है? हमारा कोई भी इवेंट, जैसे हमारा टॉसिंग अ डाई को हम टॉस करेंगे, तो हम क्या करें? ट्रायल कर रहे हैं, टॉस द कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो क्या हमारे ट्रायल्स होते हैं। अगर हम एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स निकालें तो हमारा उस टाइम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? एन क्यू प्लस पी की पावर एन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपका आगे बहुत ज़्यादा यूज होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और अगर हमारी फ्रीक्वेंसी गिवन हो, किसी भी इवेंट की फ्रीक्वेंसी गिवन हो, तो हम क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ जो भी हमें इवेंट गिवन हो उसमें एन की मल्टीप्लाई करेंगे, कैपिटल एन की मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, ठीक है। और वो फॉर्मूला सेम रहेगा, एन इंटू कैपिटल एन इंटू एन सी आर पी की पावर क्यू की पावर एन माइनस आर। अगर ये आता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना प्रूफ करके आना है। अरे ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ये सेम क्वेश्चन हम किस में डिस्कस कर चुके हैं? हम इसे यूनिट 3 में भी डिस्कस कर चुके हैं। यूनिट 3 में भी कुछ इस तरीके का प्रूफ हम कर चुके हैं।
हाँ, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे एक 2011, 2012 और 2021-22 में 10 नंबर में पूछा गया था। क्वेश्चन था क्या, फिट अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टू द फॉलोइंग टू द फ्रीक्वेंसी डेटा। ये जो डेटा गिवन है उसको क्या करना था, फिट करना था। जैसे हम यूनिट 3 में क्या पढ़ रहे थे कि हमें कोई भी कर्व गिवन होता था, उसके अराउंड कुछ डेटा गिवन होता था, उस कर्व के अंदर हमें उस डेटा को फिट करना होता था। लेकिन यहाँ क्या है, हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इसको फिट करना है। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर फिट करना है तो हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब हमें क्या पता होना चाहिए, हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल N इंटू क्यू प्लस पी की पावर n, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। लेकिन हमें क्या है, गिवन डेटा यहाँ एक्स ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एक्स इंटू एफ निकालेंगे। तो एक्स इंटू एफ निकालेंगे, 0 की मल्टीप्लाई 30, 0 1 इंटू 62, 62 46 इंटू 2 92, 10 इंटू 3 30, 4 इंटू 2 8। अब हमने क्या क्या निकाल लिया, एक्स इंटू एफ। अब मैंने समीशन निकाल लिया, सम करा है सारी फ्रीक्वेंसीज का, वो आया मेरा 150, और समीशन करा एफ एक्स का मेरे पास आया 192। ठीक है, अब भाई हमारा कहाँ काम आएगा, अब आप देखते हैं। तो मैंने क्या निकाला, एक्स बार यानी मीन, जो कि हम थर्ड यूनिट में अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो एक्स बार क्या था, समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, जो कि 192 अपॉन 50, जो कि हमारा क्या है 1.28। इसको हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब हम यूनिट 4 में आएंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू बताता है हमारा मीन। ठीक है, अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या फॉर्मूला लगा, म्यू इज इक्वल टू एन इंटू पी, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ मुझे पी और क्यू की वैल्यू चाहिए। तो मैंने यहाँ मीन निकाल लिया। जब भी हमारे एक्स और एफ यानी फ्रीक्वेंसीज और सम डेटा गिवन होता है तो हम उससे इजीली मीन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकाला, हमने मीन निकाला। मीन से हमें पता चला कि मीन को हम यहाँ किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम जानते हैं कि म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का म्यू इज इक्वल टू एन इंटू पी। म्यू की वैल्यू क्या 1.28, एन क्या है गिवन डेटा। अभी हाँ आप देखोगे ना कि एन आप क्या सोचो कि 0 1 2 3 4 यानी 0 से 4 क्या है 5, लेकिन यहाँ हम 5 नहीं लिए, यहाँ हम एन क्या लिए 4 लिए। मतलब हमें क्या है, इसमें हम एन वो लेंगे कि हमें किस जिससे हमें आउटपुट मिला। अगर हमें 0 फ्रीक्वेंसी एक्स इक्वल टू 0, तो क्या हमें कुछ वैल्यू मिले, नहीं मिली, हमें नल वैल्यू मिले, यानी कुछ भी वैल्यू नहीं मिली, तो हम एक्स इक्वल टू 0 को कंसिडर नहीं करेंगे। 1 2 3 4 अगर हमें कहीं और नहीं मिलती तो हमारी 3 वैल्यू लेते, लेकिन यहाँ हमें 4 जगह वैल्यूज मिली है। एक्स इंटू एफ जब हमने किया तो हमें 4 आउटपुट मिले, जहां हमें नहीं मिला उसको हमने नेग्लेक्ट कर लिया। तो यहाँ हमने एन इक्वल टू क्या लिया, एन इक्वल टू 4। तो पी की वैल्यू निकालेंगे तो 1.28 अपॉन 4, पी की वैल्यू क्या आएगी 0.32। और जैसे कि आप जानते हैं कि वी नो दैट पी प्लस क्यू क्या होता है, इक्वल टू 1। तो क्यू की वैल्यू क्या करेंगे 1 माइनस पी, 1 माइनस पी की वैल्यू क्या है 0.32। तो 1 माइनस 0.32 क्या है 0.68। ठीक है, यहाँ से क्या मुझे पता चल गया, पी की वैल्यू भी पता चल गई है, क्यू की वैल्यू भी पता चल गई। और कैपिटल एन हमेशा जब भी हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है तो कैपिटल एन क्या होता है, हमारा फ्रीक्वेंसीज का सम होता है कैपिटल एन, जो कि हम पढ़ चुके हैं पहले। तो कैपिटल एन क्या है, समीशन ऑफ एफ, जो क्या है हमारा 150, जो हम पहले निकाल चुके हैं। तो बस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले में इसको पुट करना था, कैपिटल एन इंटू क्यू प्लस पी की पावर एन। कैपिटल एन क्या है 150, क्यू की वैल्यू क्या है 0.68, पी की वैल्यू क्या है 0.32 की पावर एन क्या है हमारा 4। मैंने आपको 4 बता दिया, 4 हमने क्यों लिया, ये हमारा आंसर हो गया। अगर आप इसको सॉल्व करने से आपके पास टाइम है तो आप सॉल्व करते हैं, अदरवाइज आप यहीं छोड़ देते, आपको यहाँ पे भी पूरे 10 मार्क्स मिलेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी रहते हैं इस यूनिट से, तो आपको थोड़ा मतलब इसका पता होना चाहिए कि हम इसमें मेन को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी हमें फ्रीक्वेंसीज और एक्स गिवन हो तो सबसे पहले हमें मेन निकालना होता है। मेन म्यू इक्वल टू एन इंटू पी हमारा क्या होता है, एन क्या होता है, पी क्या होता है, क्यू क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो जिसकी वजह से आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आगे क्वेश्चन आपको समझ आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे EQT 2017-2019 में 10 नंबर में पूछा गया। अब क्वेश्चन है क्या, if the probability of hitting a target is 10% and 10 slots are fired independently, what is the probability that the target will be hit at least one? क्या पूछा है इन्होंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग। कोई भी हमारा टारगेट है, जैसे हमारा कोई भी क्या कर रहा है, एक पर्सन हमारा किसी भी टारगेट को हिट कर रहा है, तो उसने जो हिट होने के प्रोबेबिलिटी है वो क्या 10%। अब हमें क्या बतानी है कि एटलीस्ट एक बार तो उसका हिट हुआ हो। एटलीस्ट में क्या आता है, मतलब एक बार तो हुआ ही हुआ हो, ज़्यादा कितनी बार भी हो सकता है, एक बार तो हुआ ही हुआ हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग टारगेट क्या 10%, तो 10/100 1/10 यानी पी। अब हमें कैसे पता चला कि ये पी है, तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि पी और क्यू हमारे क्या होते हैं। पी होता है कि हमारे प्रोबेबिलिटी के होने के चांसेस, अब क्यू क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमारे उसके फेलियर होने के चांसेस कितने हैं। तो यहाँ हमें पी और क्यू क्या आए हो समझ आ गया होगा कि पी और क्यू जो हम यूज़ करता है, पी का मीनिंग क्या है और क्यू का मीनिंग क्या है। तो यहाँ होने के चांसेस कितने 1/10, तो हमें क्या पता चल गया क्या है हमारा
P। अब हमें पता है P प्लस क्यू क्या होता है हमारा इक्वल टू 1, यहाँ से क्यू के निकालेंगे तो 1 माइनस पी, तो 1 माइनस 1/10 तो क्या होगा 9/10, तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरी क्यू की वैल्यू आ गई। और इन्होंने क्या पूछा, एटलीस्ट एक बार तो हुआ हो, यानी ऐसा ना हो कि एक बार भी ना हुआ हो। इसमें एटलीस्ट में क्या कौन सा मतलब कौन से केसेस आते हैं कि हमारा ऐसा ना हुआ हो कि एक बार भी हमारा हिट ना हुआ, कम से कम एक बार तो हुआ हो, 2 बार हुआ हो, 3 बार, चाहे कितनी बार भी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक भी बार हमारा हिट नहीं हुआ। तो हम वो केसेस में निकालते हैं एटलीस्ट में। जहाँ पे भी एटलीस्ट वाला आप केस देखें ना, तो उसमें से आप क्या करें, ना होने की प्रोबेबिलिटी में से 1 को माइनस कर दे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इक्वल टू 0, यानी इसने क्या बोला, एक बार तो होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, आर इक्वल टू 0, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक भी बार हमारा टारगेट हिट नहीं हुआ। तो 1 में से माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इक्वल टू 0। तो यहाँ हमने फॉर्मूला का एन सी आर पी की पावर एन टू क्यू की पावर एन माइनस आर, ठीक है। तो 1 माइनस 10c0 पी की पावर 0 क्यू की पावर 10 माइनस 2, तो पी की पावर 0 यानी उसकी वैल्यू क्या होगी 1, क्यू की वैल्यू क्या है 9/10, 9/10 की पावर 2, 1 माइनस 9/10 की पावर 2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा 0.6513। तो सिंपल आगे भी ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो इसका आप आंसर चेक कर लें एक बार, कैलकुलेशन में कोई भी मिस्टेक हो सकती है तो आप इसको एक बार चेक कर लें, तो इसका आंसर आएगा 0.6513, ठीक है। बस इसमें आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि पी क्या होता है, क्यू क्या होता है, और उसमें एटलीस्ट में जब भी आप एटलीस्ट वर्ड देखें ना, तो आप उसमें से कोशिश करें कि आप 1 में से माइनस करने वाला फॉर्मूला यूज करें, क्योंकि उससे बहुत इजी कैलकुलेशन हो जाती है कि उसने क्या नहीं होना चाहिए। आप इसमें ये नहीं देखें कि क्या होना चाहिए, उसने बोला एटलीस्ट 1, एक बार होना चाहिए, कितनी बार आप कितनी बार निकालोगे, एक बार तो उसने बोला एक बार होना चाहिए, कितनी बार 1000 बार भी हो जाए, तो इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी रहती है। तो एटलीस्ट जब भी आए तो आप क्या करें, 1 में से माइनस कर दें ना होने की प्रोबेबिलिटी, कि उसने क्या बोला कि एटलीस्ट एक बार होने से, उसने ये बोला कि ऐसा ना हो कि एक भी बार ना हो, तो हमने वही निकाल दिया कि एक भी बार ना हो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इक्वल टू 0, उसने 1 में से क्या कर दिया माइनस कर दिया। तो सिंपल हमारा क्या निकल गया, इसका सॉल्यूशन निकल गया। काफी मतलब थोड़ा बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना होगा, थोड़ा क्वेश्चन को समझना होगा, क्वेश्चन कह क्या रहा है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हमारे AQT 2014, 2017, 2018 और 2022 में 10 नंबर में पूछा गया था। तो क्वेश्चन था क्या, आउट ऑफ 800 families with 4 children each how many families would be expected to have, एंड मतलब हमारे क्या 800 फैमिलीज है, 800 फैमिलीज में कितने 4 चिल्ड्रन है हर फैमिलीज के पास, हाउ मैनी, ठीक है। अब इसने कुछ हाउ मतलब इसको इसी क्वेश्चन से रिलेटेड उसने कुछ सब पार्ट्स दिए। तो उसने पहले पार्ट में क्या पूछा है, 2 बॉय हो 2 गर्ल हो, एटलीस्ट 1 बॉय हो, नो गर्ल हो, और एटमोस्ट 2 गर्ल, एज्यूम इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, यानी उसने बोला है कि जो भी हमारे बॉयज और गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी वो क्या इक्वल है। अब हमें पता है प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या होता है 1 होता है, तो हमने क्या करा 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 यानी 0.5 0.5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज की क्या 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स की क्या 1/2, क्योंकि उसने क्या बोला इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि गर्ल्स की होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है बॉयज की होने की प्रोबेबिलिटी। आप ऐसे बोल सकते हैं कि बॉयज के होने की प्रोबेबिलिटी गर्ल्स की इक्वल है, दोनों की इक्वल है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज निकाला 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स निकाला 1/2। अभी हाँ उसने क्या पूछा, हाउ मेनी फैमिलीज वुड बी एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड यानी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। अब जहाँ मैंने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड आएगा तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। तो जहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी आएगा सक्सेसिव इवेंट के अंदर कोई भी फ्रीक्वेंसीज आएगी तो उसको हम क्या करेंगे, कैपिटल N इंटू NCR पी की पावर है क्यू की पावर N माइनस आर। इससे हमें इतना तो पता चल गया कि हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब यहाँ कैपिटल N क्या है, कैपिटल N है हमारा 800 फैमिलीज, क्योंकि हमारी टोटल फैमिलीज कितनी 800, तो कैपिटल N हमारे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज को, तो वो क्या हमारी 800। अब हमें फॉर्मूला पता है कि हमें कौन सा यूज करा है, N इंटू NCR पी की पावर है क्यू की पावर N माइनस आर। अब इसने क्या बोला है पहले में कि मैंने क्या निकाला इसमें बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कैपिटल N इंटू क्यू प्लस पी की पावर N, कैपिटल N कितना है 800, क्यू प्लस पी की पावर N, ठीक है। अब हम इसके सब पार्ट की तरफ चलते हैं कि हमारा सब पार्ट कहता है क्या। पहला पार्ट हमारा ये कहता है कि 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, 2 बॉयज हो या 2 गर्ल्स हो, तो सिंपल इक्वल प्रोबेबिलिटी है। तो उसने क्या पूछा पी एक्स इक्वल टू 2, यानी एक्स क्या है 2, तो कैपिटल N इंटू NCR पी की पावर R इंटू क्यू की पावर N माइनस आर। तो N क्या है, कैपिटल N क्या है हमारे पास 800, और स्मॉल n क्या है, स्मॉल n क्या है कि हर फैमिली के पास कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 4 चिल्ड्रन है, तो स्मॉल n क्या हो गया हमारा 4। तो 4c2 क्योंकि x इक्वल टू 2 है तो 4c2 1/2 की पावर 2 इंटू 1/2 की पावर 2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा आपका
300। अब अगर आपको फैक्टोरियल सॉल्व करना नहीं आता तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जैसे 4C2 हम फैक्टोरियल को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, जो ऊपर लिखता है फैक्टोरियल 4 अपन जो नीचे लिखता है फैक्टोरियल 2 अपन 4 में से 2 का माइनस करेंगे तो फैक्टोरियल 2, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब जैसे हम 4 फैक्टोरियल खोलेंगे तो 4 तो ऐसे रहेगा, फिर 3 इंटू जहाँ रोकना है वहाँ फैक्टोरियल लगा देंगे, इंटू 2 तो फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल, और फैक्टोरियल 2 को खोलेंगे तो फैक्टोरियल 2 क्या होता है 2 इंटू 1। तो ये कब तक खोलते हैं, जैसे हम 4 का फैक्टोरियल खोलेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 का 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरीके से। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे क्या आएगा 300 आएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब सेकंड पार्ट है एटलीस्ट वन बॉय। एटलीस्ट वन बॉय यानी एक तो होना चाहिए, एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, हमें पता है यहाँ क्या है। तो हमने क्या निकाला x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी एक से x जो है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, या तो 1 होनी चाहिए या इस 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4। हमने इसमें क्यों निकाला, क्योंकि हमें इसमें बहुत इजीली हमें पता है कि 4 बच्चे हैं, तो 4 में से उन्होंने बोला है कि एक तो होना चाहिए, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो हम यहाँ हमें कोई ऐसा नहीं है कि आप 1 में से माइनस करें, आप इतना दिमाग लगाएं, जो ये सिंपल है आप उसको सिंपल वे से करें। 4 ही तो चिल्ड्रन है, तो 4 को आप इजीली कर सकते हैं। तो 800 इंटू 4C1 इस तरीके से सबको सॉल्व किया हमने। तो 4C1 1/2 की पावर 1, 1/2 की पावर 3 प्लस 4C3 4C2 4C1 4C3 4C2 एंड 4C1, इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। यहाँ हमारा 4C1 है, यहाँ 4C2 है, यहाँ 4C3 है, इस तरीके से यहाँ 4C4 है। हमने इसको सॉल्व किया, आप इसको एक बार सॉल्व करके देखें तो हमारा क्या है 750 आंसर इसका आया। बस आपको क्या आना चाहिए, आपको थोड़ा कैलकुलेशन आनी चाहिए कि हाँ जैसे 4C1 लिखा है तो 4C1 को हमने किस तरीके से सॉल्व किया, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू 4 माइनस 1 फैक्टोरियल 3। तो 4 तो ऐसे रहेगा, हमें पता है फैक्टोरियल 3 है तो यहाँ हमने इसे रोक दिया, तो फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल, तो 4C1 की वैल्यू क्या है हमारी 4 है। तो इस तरीके से हम देखो यहाँ आ गई 4, तो इस तरीके से आपको फैक्टोरियल सॉल्व करने आनी चाहिए, ठीक है। अब उसने थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा, हैविंग नो गर्ल, या उसने बोला है कि एक भी गर्ल नहीं होनी चाहिए। या हम ऐसा मान सकते हैं कि चारों लड़के हैं, जब कोई भी गर्ल नहीं होगी तो 4 बच्चों में से चारों क्या हैं, चारों लड़के हैं। तो p x इक्वल टू 4, यानी हम लड़के के चारों बॉयज के होने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो वही मतलब है कि नो गर्ल या हैविंग 4 बॉय। तो x इक्वल टू 4 पे निकाली, 800 इंटू 4C4 1/2 की पावर 4 इंटू 1/2 की पावर 4 माइनस 4 विच इज 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 50, ठीक है। अब जब भी हमारे ऊपर और नीचे की पावर सेम हो, जैसे 4C4 आप इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 0। तो ये हमारे क्या होता है, जो भी ऊपर और नीचे जब भी हमें फैक्टोरियल में वैल्यू सेम होती है उसकी वैल्यू क्या होती है हमारी 1 होती है। तो आपको इस फैक्टोरियल को इतने वो करने की सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जब हम p x इक्वल टू 4 निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा 50 आएगा कि हमारी एक भी गर्ल नहीं है। या हम ऐसा मान सकते हैं कि हमारे जो चारों बच्चे हैं वो क्या है, चारों ही बॉयज है, ठीक है। अब हम अपने लास्ट इसके सब पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसमें उन्होंने क्या बोला, हैविंग एट मोस्ट 2 गर्ल आइदर एटलीस्ट 2 गर्ल। एट मोस्ट 2 गर्ल यानी 2 गर्ल होनी चाहिए, 2 से हमारे 2 गर्ल होनी चाहिए। या हम ऐसा मान सकते हैं कि एटलीस्ट 2 बॉय, कम से कम 2 लड़के होने चाहिए, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो वो सेम कंडीशन आती है। तो हमने क्या निकाला, p x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो 800 इंटू p x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 3 x इक्वल टू 4। तो सिंपल इसको सॉल्व किया तो हमारे क्या गया 550। अब इसमें क्या हुआ, मैंने इसको थोड़ा सा आप इसमें सोचो ना कि एटमोस्ट 2 गर्ल यानी 2 गर्ल होनी चाहिए, यानी या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं एटलीस्ट 2 बॉय की यानी 2 लड़के होने चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों लड़के हों, 3 लड़के हों, 4 लड़के, वो वाला केस भी इसमें एग्जिस्ट करेगा क्योंकि उसने बोला दो एटमोस्ट 2 गर्ल होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या है 550। एक बार आप इसको कैलकुलेशन को खुद से करके देखें, मिस्टेक हो सकती है, मुझसे भी मिस्टेक हो सकती है, तो आप एक बार खुद से करके देखें। तो मुझसे कोई भी मिस्टेक हो उसके लिए सॉरी, आप एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लें। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा एपीटी 2018-2022 में 10 नंबर में पूछा गया था। तो क्वेश्चन था क्या, एक रैंडम वेरिएबल ऐसे फॉलो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ क्या है, आपको बता दें कि ये क्वेश्चन किसका, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। जैसे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आया तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से आपको क्या पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब हम उसका फॉर्मूला भी देखेंगे, सच दैट एक कंडीशन गिवन है, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ एक्स। अब आपको क्या बताना है, मीन और वेरिएंस बताना है किसका, इस जो भी डेटा आपको गिवन है, ठीक है। अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ एक मेन टर्म आई पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आता है तो हम उसका फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा की पावर r e की पावर माइनस लैम्डा इंटू
फैक्टोरियल आर। ये क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का। अब हमारे जो कंडीशन है सिंपल, बस इसमें आपको सॉल्व करना है। मैंने कंडीशन लिख दी, पी एक्स इक्वल टू 2 इक्वल टू 9 पी एक्स इक्वल टू 4 प्लस 90 एक्स इक्वल टू 6। ठीक है, अब पी जो हमारा फॉर्मूला है उसमें हम वैल्यू रखेंगे ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर जो हमारा ये होता है एक्स इक्वल टू 2, ये हमें क्या गिवन है, आर गिवन है। तो ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा का स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 2 इक्वल टू 9 ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 4 अपन फैक्टोरियल 4 इक्वल टू प्लस 90 ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6। अब हम जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या कॉमन आ गया, ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर, क्या बचा 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, और यहाँ से भी हमने क्या कॉमन ले लिया, ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर। जब हमने ई की पावर माइनस लैम्डा लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये 4 पावर थी, 2 पावर बाहर चली गई तो कितनी रिमेनिंग रही, 2 पावर रही। अब यहाँ क्या थी, लैम्डा की पावर 6 थी, 2 पावर बाहर चली गई तो कितनी पावर बची, 4, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या आएगा 1/2 इक्वल टू 9 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जैसे मैंने आपको बताया कि फैक्टोरियल को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, 1 तक लेके जाते हैं। तो फैक्टोरियल 4 को मैंने ओपन कर दिया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस 90 अपॉन 6। फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू लैम्डा की पावर 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। आप इसको एक बार सॉल्व करके देख लें तो हमारा क्या बनेगा, 1/2 इक्वल टू 3 लैम्डा स्क्वायर अपॉन 8 प्लस लैम्डा की पावर 4 अपॉन 8। अब जैसे आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, 3 3 जा 9, अब ये तो सिंपल सॉल्व करा है, 3/4 टू जाए 3 लैम्डा स्क्वायर अपॉन 8। इसी तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है कि 3 3 जा 9 10, अब 5 1 जा 5 6 जा 30, ठीक है। अब 2 3 जा 6, इस तरीके से 3 2 जा 6, तो सिंपल सॉल्व हो गया ये लैम्डा की पावर 4 अपॉन 8। ठीक है, मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया कि किस तरीके से हमारा सॉल्व हुआ है। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ हमारा एलसीएम क्या आएगा, 8। जैसे हमें यहाँ कैसे सॉल्व किया, 1/2 इक्वल टू 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा की पावर 4 अपॉन 8। अब आपको पता हो क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जब हम एलसीएम लेते हैं अगर सेम आते हैं तो सेम ही हम लिखते हैं। तो यहाँ हमने 8 की मल्टीप्लाई करी, फिर 2 4। अब इसको हमने किस तरीके से सॉल्व किया, 8 की मल्टीप्लाई यहाँ करी, 8/2 इक्वल टू 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा की पावर 4, तो 2 4 जा 8, तो 4 इक्वल टू 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा की पावर 4। ठीक है, अब हमने इसको फैक्टराइजेशन किया कि लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा की पावर 2 माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टर करेंगे तो हमारे पास क्या रूट्स आएंगे, लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 एम लैम्डा स्क्वायर प्लस 4। जब हम लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 को 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे क्या आएंगे, लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4। जब भी हम किसी भी नेगेटिव नंबर का अंडर रूट करते हैं तो वो हमारे क्या आता है, इमेजनरी नंबर आता है। तो हमारे इमेजनरी रूट्स तो कभी भी हो नहीं सकते, प्रोबेबिलिटी कभी इमेजनरी में हो ही नहीं सकती, उसकी वैल्यू मतलब आएगी ही नहीं। तो हमें क्या लेंगे, लैम्डा स्क्वायर माइनस 1, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, प्लस माइनस 1। अब जो हमारा ये लैम्डा होता है यही हमारा मीन होता है, यही हमारा वेरिएंस होता है। तो हमें इसमें क्या बेसिकली क्या फाइंड करना था आपको, मीन और वेरिएंस, यानी हमने अगर लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर ली तो वही हमारा मीन है, वही हमारा वेरिएंस है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। बस इसमें आपको क्या करना है, थोड़ी कैलकुलेशन अच्छे से करनी है और सिंपली आपको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का याद होना चाहिए, फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वही हमारा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से 2 नंबर में आया हुआ है। इन अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन PR फॉर R इक्वल टू 0 इज 10%, फाइंड द मीन। अब उसने मीन पूछा है, मीन क्या यानी लैम्डा हमें बताना है। PR इक्वल टू यानी हमें क्या गिवन है, R इक्वल टू 0 पर हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है 10%। तो हमें सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है PR इक्वल टू ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर R अपन फैक्टोरियल R, जो कि हमने इक्वेशन 1 ली। अब उन्होंने क्या बोला, R इक्वल टू 0 पर हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी है 10%, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इक्वल टू 10%, 10% यानी 10/100, 0 से 0 कैंसिल तो 1/10। तो P ऑफ 0 इक्वल टू ई की पावर माइनस लैम्डा, आर की पावर, आर की वैल्यू हमें पता है, आर की वैल्यू क्या हमें 0, तो आर की वैल्यू 0 रखेंगे तो लैम्डा की पावर 0 अपन लैम्डा फैक्टोरियल 0, तो ई की पावर माइनस लैम्डा बचेगा क्योंकि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और लैम्डा की पावर 0 किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो हमारा क्या बचेगा, P की पावर 0, P की पावर मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ R इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ R इक्वल टू 0 की वैल्यू क्या 1/10, तो 1/10 को सॉल्व करेंगे तो e की पावर माइनस लैम्डा इक्वल टू, इसे हमने किस तरीके से सॉल्व किया, e की पावर माइनस लैम्डा इक्वल टू 1/10, तो हमने 10 इधर ले गए तो 10 इधर ले गए तो 1/e की पावर माइनस लैम्डा। जब भी कोई भी पावर नेगेटिव होती है अगर हम उसको ऊपर लेके जाते हैं वो क्या हो जाती है हमारी पॉजिटिव हो जाती है। ये इस तरीके से मैंने सॉल्व किया, ठीक है। अब जब e की पावर है तब हम इसे राइट साइड लेके जाएंगे तो वो लॉग में बन जाते हैं, लॉग e बेस 10, तो आप इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे भी छोड़ देते हैं, यहाँ पे भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। यहाँ हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं इस यूनिट के, जो कि हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैंने इस यूनिट में हमारे क्या काफ़ी सारे फॉर्मूले हैं, तो मैंने एक माइंड मैप बनाया इस यूनिट का, जिसमें हमारे क्या है सब चीज़ें एक जगह से मैंने इस तरीके से इसमें सब चीज़ें लिख दी। जैसे कि मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले हम इस यूनिट में क्या पढ़ा, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हमारे क्या होता है
कि किसी भी हमारे इवेंट के होने के चांसेस यानी संभावना किसी भी चीज की, तो दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। उसके बाद मैंने क्या बताया, रिप्रेजेंटेशन की प्रोबेबिलिटी हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होता है P ऑफ A, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया, फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि फेवरेबल केसेस अपॉन पॉसिबल केसेस, ठीक है। यहाँ टोटल केसेस भी आप मान सकते हैं, क्या टोटल केसेस, कि टोटल केसेस हमारे कितने, ठीक है। फिर मैंने क्या करा कि हमने इसमें एडिशन थ्योरम लिखी है कि जैसे हमने 2 नंबर में पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर हम यूनियन की जगह इंटरसेक्शन रख देंगे तो सब चीजें सेम रहेंगी, सिर्फ जहाँ यूनियन है वहाँ इंटरसेक्शन आ जाएगा, जहाँ इंटरसेक्शन है वहाँ यूनियन आ जाएगा। तो ये हमारे 2 फॉर्मूले से बनते हैं। नेक्स्ट हमें मीन पता होना चाहिए कि मीन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से, जो कि मैंने आपको बताया। तो म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ पी आई। और वेरिएंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू 2 से रिप्रेजेंट हम करते हैं। देन इसके बाद हमारे इसमें क्या आता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से हमें क्या होता है, क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1, यानी हमें जो भी एफ एक्स गिवन होगा उसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, जो भी हमें लिमिट गिवन होगी। इसका भी हमने क्वेश्चन किया है। अब नेक्स्ट मैंने क्या इसमें लिखा है कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है, पी एक्स इक्वल टू आर इक्वल टू एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। ये हाँ मैंने इसकी बताया। फिर मैंने क्या बताया कि मीन और वेरिएंस, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन और वेरिएंस क्या होता है, मीन क्या होता है, मे इक्वल टू एन पी, वेरिएंस क्या होता है एन पी क्यू, और एस डी क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडर रूट एन पी। कभी कभी इससे भी क्वेश्चन आ जाते थे। हाँ मैंने सारे फॉर्मूला आपको अच्छे से बताए। देन हमें इस यूनिट में इसके बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमारे क्या था, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू आर लैम्डा की पावर आर ई की पावर माइनस लैम्डा अपॉन फैक्टोरियल लैम्डा, फैक्टोरियल आर, सॉरी फैक्टोरियल आर। तो हमारे क्या होता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला। इसमें हमारी एक और चीज आती है कि रेकरेंस रिलेशन होता है। तो पी आर, उसका फॉर्मूला क्या होता है, पी आर प्लस 1 इक्वल टू लैम्डा अपॉन आर प्लस 1 इंटू पी ऑफ आर। ये हमारा क्या होता है रेकरेंस रिलेशन का फॉर्मूला। नेक्स्ट इसमें क्या आता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हमारा फॉर्मूला क्या था, 1 अपॉन सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ई की पावर माइनस 1 अपॉन टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पूछे तो उसमें क्या हो जाता है, सिर्फ ये जो भी हमारी वैल्यू होती है हमारी क्या होती है जेड हो जाती है, तो 1 माइनस 1 अपॉन टू जेड स्क्वायर। तो इसको हम इसे रिप्लेस कर देते हैं। तो ये मैंने एक तरीके से, आप देखो ना, मैंने एक तरीके से क्या बनाया, एक माइंड मैप बनाया कि जिससे आप लास्ट टाइम पे जब आपकी एग्जाम टाइम होगा तो आप एक जगह आपको सब चीज़, सारे फॉर्मूले, सब चीज़ें जो भी हमारी होती है, जो आपको सिर्फ रिवाइज करने में बहुत ईजी होगा कि एंड टाइम आप क्या देखें, ये सारे एक बार फॉर्मूले रिवाइज कर लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, सब चीज़ें एक बार माइंड में रिवाइज हो जाएंगी। तो यहाँ हम इस वीडियो यहाँ फिनिश होती है। हमने इस वीडियो में क्या करिए, हमने यूनिट 4 अपनी कंप्लीट देखी है विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद PYQ सॉल्यूशंस हमने इसमें सॉल्व किए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके हमारे नोट्स को बाय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।